हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज अभिषेक साहू। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस, है ना, फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, देखो छोटी सी बात आपसे कहूँगा आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि जो भी क्वेश्चंस आज मैं कराऊंगा आपको आज की इस क्लास में, वो सभी क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आपकी एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। जहाँ तक मेरी जो है ना, जहाँ तक मुझे ध्यान है तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा हुआ है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन छूटा भी होगा तो आज वो कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रीवियस वीडियोस को रेगुलरली देख रहे थे या फिर देख रहे हो तो आपको ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एनसीईआरटी को खुद से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जिनको प्रॉब्लम होती है, ये एग्जाम टाइम पे एनसीईआरटी में किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो आपको बाद में ये कहने का मौका ना मिले कि सर आपने एनसीईआरटी का बोला था, आपने कराई नहीं। ठीक है ना, तो जो क्वेश्चन आज कराए जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल हैं एनसीईआरटी हमारी बुक में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, अभी हम जो है ना इसको जरूर ध्यान देना कि अभी हम जो है ना इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और पूरे 30-35 क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन पूरी नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा कैलकुलेशन पूरी? कैलकुलेशन अगर कराऊंगा तो एनसीईआरटी को सॉल्व कराने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। ठीक है ना, 3 घंटे तो आप मान के चलो आराम से करते हुए चलेंगे उसको, तो ठीक है ना, तो करेंगे। तो ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि मैं आपको जो है ना उसका कॉन्सेप्ट, उसके पीछे फॉर्मूला वगैरह क्या लगना है ये बताते हुए, कॉन्सेप्ट बताते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, और उसका जो सोल्यूशन होगा वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है ना, बात समझ गए मेरी आप? ठीक है, तो देखो मैं आपसे कहता हूं कि कैलकुलेशन फिर आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बाकी सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वगैरह तो आपके पास होते ही हैं। ठीक है ना, तो देखो, तो पहला क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी का दिया हुआ है 1.1। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सिंपल पूछा गया है कि हमारे पास 2 चार्ज स्फीयर है। क्या है? 2 चार्ज स्फीयर और दोनों पे चार्ज बताया हुआ है। पूछ रहा है कि भाई इन दोनों के बीच में फोर्स किस तरह का लगेगा। तो भाई ये चार्ज स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और दूसरा चार्ज है, दूसरा स्फीयर है हमारे पास, उस पर चार्ज है 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है ना, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है r = 30 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा। 2 चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगाने का जो हमारे पास कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो है 9 आपका जो है ना Q1 Q2/r²। ठीक है ना, देखो यहाँ पर r का कन्वर्जन और कर लेंगे। ये r की वैल्यू है आपकी 30 सेंटीमीटर, तो 30 × 10⁻² मीटर हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए बस कुछ नहीं करना, आपको इन वैल्यूज को पुट कर देना। k की वैल्यू है आपकी 9 × 10⁻9, और आपका जो है ना Q1 Q2 का इंटू करोगे 2 3 6 और 10⁻7 10⁻14। ठीक है, अपॉन में क्या है r², तो 30 का स्क्वायर, r² करोगे 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 9 × 6 × 10⁻5 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या है बोला 900, ठीक है, इंटू 10⁻4 हो जाएगा। ये 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻4 ये 10⁻1 बचेगा, और ये 2 0 ऊपर पहुंचेंगी, तो आपका ये हो गया 6 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, क्लियर है तेरी बात? ये अपना पहला आंसर आ गया। ठीक है, दूसरे में आपसे क्या पूछा गया है? बोला आपसे कहा गया है इलेक्ट्रो, बात को समझते हुए चलना। ठीक है ना, हालांकि आप इन क्वेश्चंस को पहले से कर चुके हो। बोला सर ये तो हमने देखा भी नहीं, आपने पढ़ा दिया इसको। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर चार्ज, ठीक है ना, इज 0.4 माइक्रो कूलम। एनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.8 माइक्रो कूलम इज केप्ट इन एयर। ठीक है ना, तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई एक आपके पास 0.4 माइक्रो कूलम का एक चार्ज है। ठीक है ना, एक चार्ज स्फीयर है। ठीक है, आपके पास एक दूसरा भी चार्ज स्फीयर है जो कि है ना आपका कितना है -0.8 माइक्रो कूलम का। ठीक है ना, -0.8 माइक्रो कूलम का। माइक्रो कूलम मतलब 10⁻6 कूलम। एक पॉजिटिव है आपका और ये नेगेटिव है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? बोले इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों एयर में रखे हुए हैं। कहाँ पर? एयर में रखे हुए हैं, और जब ये इस तरह से रखे हुए हैं तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना है? 0.2 न्यूटन। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की जो है ना डिस्टेंस बताओ। क्या पूछ रहा है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो r = में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बस सिंपल कुछ नहीं करोगे, आप जानते हो, निकाल दोगे इसको F Q1 Q2/r²। ठीक है ना, तो यहाँ से कैलकुलेट कर देना। r² की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो k की वैल्यू क्या है? बोला 9 × 10⁻9। ठीक है ना, Q1 की वैल्यू कितनी? 0.4 × 10⁻6। ठीक है, और आपका Q2 की वैल्यू कितनी? 0.8 − 10⁻6। ठीक है ना,
ये पॉजिटिव में लेना है आपको, ये किस में लेना है, पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि आंसर हमारा किस में आना चाहिए, डिस्टेंस माइनस में तो नहीं होगी ना, ठीक है ना। और आर स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, फोर्स आपको दिया है 0.2 न्यूटन, और अब आप इसको सॉल्व कर लेना। बोले ये तो हम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, है ना। सेकंड स्फीयर पे कितना फोर्स होगा पहले वाले के कारण, है ना। इस वाले स्फीयर पे इसके कारण कितना फोर्स होगा। तो याद रखना कि जो कूलम फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो हमेशा म्यूचुअल फोर्स होता है। कैसा होता है, मतलब म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स का मतलब है कि बॉडीज आपस में एक दूसरे पे लगाती हैं। कैसे लगाती हैं, बॉडीज आपस में एक दूसरे पे लगाती हैं, ठीक है ना, कोई अकेला नहीं लगाता, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर दोनों चार्ज हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे पे लगाएंगे फोर्स, तो हम इसको बोलते हैं कि म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स या म्यूचुअल रिपल्सन फोर्स, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये जितना फोर्स इस पे लगाएगा ये उतना ही फोर्स इस पे लगाएगा, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे कि यही जो फोर्स की वैल्यू आ रही है 0.2 न्यूटन, वही दोनों आपस में लग रहा है, ठीक है ना। ठीक है, पहला दूसरे पे, दूसरा पहले पे, ठीक। इसके बाद आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको दे दिया भाई चेक दैट रेशो KE²/GME, ठीक है ना। इसको पढ़ लो आप, ठीक है, पढ़ लो इसको आराम से ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है चेक दैट, रेशो दे दिया आपको KE²/GME/MP इज डायमेंशनलेस, है ना। तो आपसे कह दिया कि भाई इसको प्रूव करो या चेक करो कि क्या ये डायमेंशनलेस है या नहीं है। GME/MP इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस है या नहीं, चेक कर लो। तो अगर देखो यूनिट लेस आ गया तो फिर डायमेंशन लेस भी आ गया, यूनिट लेस आ गया तो डायमेंशन लेस भी आ गया, ठीक है ना। तो देखो हम जानते हैं भाई के की यूनिट क्या होती है, के की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। के क्या है, आपका जो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। कैसे निकालते हैं हम, तो हम निकालते हैं उसको F = K Q1 Q2/R², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल देते हैं FR²/Q1 Q2। क्लियर है इतनी बात। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ठीक है ना। ये के की वैल्यू हो गई। ई स्क्वायर का मतलब क्या है, बोला इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कूलम स्क्वायर लिख दिया हमने। जी क्या है भाई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी की वैल्यू कैसे निकालोगे, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका F = G m1 m2 अपॉन आपका R², ठीक है ना। तो इसी तरह से जी की वैल्यू निकल आएगी और जी की वैल्यू होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर Kg -2, ठीक है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की यूनिट Kg और मास ऑफ प्रोटॉन की यूनिट Kg, ठीक है ना। तो ये Kg स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से ये -2 + 2 कैंसिल हो रहा है, -2 + 2 कैंसिल हो रहा है और ये सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं। तो ये क्वांटिटी ये जो हमें दी गई है, जो फॉर्मूला दिया गया कैसा है, मतलब ये यूनिट लेस है ना। सारी चीजें तो कैंसिल हो गई, कोई यूनिट बची क्या, कोई यूनिट नहीं बची। तो ये यूनिट लेस है और अगर ये यूनिट लेस है तो फिर ये डायमेंशन लेस भी है, अगर ये यूनिट लेस है तो फिर ये डायमेंशन लेस भी है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है, look up at the table of physical constant, determine the value of this ratio and what does this ratio signify। हमसे पूछ रहा है कि ये जो हमें फॉर्मूला दिया गया है, इन दोनों की जो है ना, ये जो फॉर्मूला हमें दिया गया है, इन दोनों की वैल्यूज वगैरह चेक करके आप जो है ना इन दोनों का रेशियो निकालो, ठीक है ना, कितना होगा और ये रेशियो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन समझे आप कि हमें जो फॉर्मूले में, हमें जो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूले में जो फिजिकल कांस्टेंट, फिजिकल टर्म हमने यूज किए हैं, उनकी आप वैल्यूज पुट करोगे और उस वैल्यू को सॉल्व करके आप ये बताना है कि ये वैल्यू हमें क्या बताती है, ठीक है। तो के की वैल्यू, इसी का जो सेकंड पोर्शन है वो हमसे ये कहता है कि भाई के कितना होता है, के की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर Kg -2। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट मीन्स चार्ज का स्क्वायर करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे, दोनों पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है ना। और ये आपका स्क्वायर, ठीक है ना, ई पे स्क्वायर लगा है, ठीक। इसके बाद जी की वैल्यू कितनी होती है, यूनिवर्सल गैस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11 आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर Kg -2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 Kg, ठीक है। इसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन क्या बताता है अपन को भाई, मास ऑफ प्रोटॉन आपका 1.66 × 10⁻27 Kg,
ठीक है ना। इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके हमारा जो आंसर आ जाएगा वो होगा 2.287 इंटू 10 टू द पावर 39। कितना आएगा? 2.287 इंटू 10 टू द पावर 39। क्लियर है तेरी बात? ना ध्यान से देखना, ऊपर वाली चीज क्या है और नीचे वाली चीज क्या है। अच्छा पहले ये बताओ, ये क्या है? बोला ये रेशियो का आंसर है। किसका आंसर है? ये इन दोनों का जो कंपैरिजन की उसका आंसर है। इसकी यूनिट है क्या कोई? बोला इन दोनों की कोई यूनिट नहीं है। क्लियर है ना। ये हमें कैसे मिला? तो देखो ये हमें कैसे मिला, ये है क्या एक्चुअली, ये रेशियो है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, बात को समझो, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में लगने वाले हैं। ठीक है ना। हमारे पास क्या है? बोला एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस r होगी। ठीक है, तो पहले जो है ना हमने इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट किया। पहले क्या कैलकुलेट किया? इलेक्ट्रिक फोर्स। कितना निकल के आया? कितना निकल के आया इलेक्ट्रिक फोर्स? बोला F E इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना। नाउ फिर क्या किया? बोला फिर इन दोनों के बीच में इसी डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट किया। कितना निकल के आता है? बोला G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा? बोला ये बच गया K E इंटू ई, तो ई स्क्वायर अपॉन जी M1 M2। ठीक है ना। तो ये क्या है भाई? ये रेशियो है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का। पहले जो है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में हमने इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट किया और फिर ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट किया। उन दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो इतना आएगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई, ये रेशियो में क्या बताता है? तो क्या बोलोगे? ये रेशियो में बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना ज्यादा ताकतवर है। क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा ताकतवर है। कैसे? तो देखो F E इज इक्वल टू, ऐसे करोगे 2.28 इंटू 10 टू द पावर 39 टाइम्स F G ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना। तो यहां से हमें समझ में आता है कि ये रेशियो में ये बताता है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, वो जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इतने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। क्लियर इतनी बात समझ में आ पा रही है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। पूछ रहा है कि भाई हम इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ, मतलब क्वेश्चन में दिया गया है 1.4 में कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी पर जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जो हमने पढ़ा हुआ है ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो कहता है कि चार्ज हमेशा क्वांटा के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। किस फॉर्म में? ज्यादा सीरियस तो नहीं होगी क्लास का माहौल, बात समझ पा रहे हो ना? आराम जा रहा है। तो चार्ज हमेशा किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है? चार्ज हमेशा क्वांटा के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। इसका मतलब है पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ठीक है ना। मतलब कभी भी एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज तो जाएगा, लेकिन कभी 1.5 चार्ज, 3.5 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज, 5.5 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज नहीं जाएगा। दैट्स वाई वी से जो चार्ज है हमेशा क्वांटास के फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है ना। इसके बाद हमसे इस 1.4 में जो क्वेश्चन नंबर बी पूछा हुआ है, 1.4 में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर बी में क्या कहता है कि भाई व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक, यानी कि लार्ज स्केल की अगर हम जब बात करते हैं, जब हम डेली लाइफ की बात करते हैं, जब हम जो है ना प्रैक्टिकल बातें करते हैं, तो हम जो है ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, बोला ऐसा क्यों? आप इसका रीजन समझने की कोशिश करना। तो देखो क्या होता है कि भाई मैंने डेली लाइफ की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास ये एक बॉडी है, मेरे पास ये एक बॉडी है, इन दोनों को मैंने रब किया, एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक चार्ज ट्रांसफर हुआ। ठीक है ना। तो होता क्या है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो काफी कम होता है। ठीक है। जैसे मान लो कभी भी क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो कभी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कितने हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन एक बार में चले जाते हैं। तो जब हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन एक बार में जाते हैं तो फिर जो है ना वो पैकेट की तरह जाते, पैकेट के फॉर्म में ही है, लेकिन हमें लगता है कि वो जो है ना, जैसे मान लो अगर मैं आपसे ऐसे बोल दूं कि मेरे पास एक गन है, मेरे पास एक गन है, ठीक है, उस गन में से जो है ना उसमें से बॉल निकल रही है, ठीक है, उसमें क्या निकल रही है, बुलेट निकल रही है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि एक बुलेट निकलेगी, उसके कुछ देर बाद 2 बुलेट निकलेंगी, तो फिर मैं उनको देख पाऊंगा कि हाँ जी भाई उसके अंदर से जो गोलियां निकल रही हैं वो एक एक करके निकल रही हैं। लेकिन मान लो कि मेरे पास जो है ना कोई बुलेट है, ठीक है ना, मेरे पास कोई गन है, अब उस गन में से एक सेकंड में 1 करोड़ बुलेट निकलती हैं, 1 करोड़ गोलियां निकलती हैं, तो क्या हमें लगेगा कि ये रुक रुक के या पैकेट के फॉर्म में जा रही हैं? नहीं लगेगा ना। हमें क्या लगेगा कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर एक गन से 1 करोड़ बुलेट निकलेंगी तो हमें लगेगा कि भाई एक लाइन चली जा रही
चली जा रही है गोलियों की, आपको नहीं लगेगा ऐसा? क्या लगेगा कि गोलियों की बंदूक के अंदर से एक लाइन निकलती चली जा रही है। तो इसी तरह से होता है कि भाई डेली लाइफ में करोड़ों इलेक्ट्रॉन एक साथ ट्रांसफर होते हैं, तो हमें लगता है कि भाई चार्ज हमारा जो है ना क्वांटाइज नहीं है, ये लाइन के फॉर्म में, दैट मीन्स कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कैसा हो रहा है? कंटिन्यूअस, लगातार कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें नजर आता है इन डेली लाइफ। क्लियर है तेरी बात समझ गए? तो चार्ज तो क्वांटास के फॉर्म में यानी कि पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, बट व्हेन वी डील विद डेली लाइफ और विद इन प्रैक्टिकल लाइफ देन वी नोटिस दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस, दैट जो चार्ज का जो ट्रांसफर है वो कैसा है? कंटिन्यूअस। ठीक है ना, बात समझ गए? तो कंटिन्यूअस चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। इसलिए हम डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कर सकते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि भाई जी, इसमें पूछा गया है कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, है ना, सिल्क क्लॉथ के साथ एक ग्लास रॉड को रब किया। ठीक है ना, हमारे पास एक सिल्क का क्लॉथ है, ठीक है, इस सिल्क क्लॉथ के साथ एक ग्लास की रॉड को रब किया गया। हम देखते हैं charge appear on both is same. A similar phenomena is observed in many other pairs. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. वो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना एक सिल्क का क्लॉथ था, है ना, सिल्क क्लॉथ, ठीक है ना, और एक ग्लास रॉड थी, ठीक है। तो आपस में इन दोनों को रब किया गया तो देखा कि भाई दोनों के पास कुछ चार्ज आ गया। लेट्स से इसके पास जो है ना ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज से इसके पास कौन से, जो ऊपर होगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो नीचे होगा उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना। लेट्स से हमने मान लिया कि इसके ऊपर जो है ना कुछ चार्ज आया और सेम चार्ज आ गया इसके ऊपर, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से हमने देखा कि भाई हजारों पेयर के साथ, हजारों जोड़ियों के साथ हमने जो है ना इस तरह की प्रैक्टिस की और हमने देखा कि भाई अगर हमारे पास एक बॉडी ए है और एक दूसरी बॉडी बी है और जब भी हम रबिंग करते हैं तो हम ऐसा पाते हैं कि इसके ऊपर अगर +5 कूलाम का चार्ज आया तो उसके पास -5 कूलाम का चार्ज आ जाएगा, है ना। अगर एक के पास जो है ना +2 कूलाम का चार्ज आया तो एक के पास -2 कूलाम का चार्ज आ जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ही क्यों होता है ना, कि कम ज़्यादा क्यों नहीं होता। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किस तरह से हर पेयर में, हर जोड़ियों में फॉलो होता है। देन हमारा आंसर है कि भाई अगर जो है ना एक बॉडी से, बॉडी ए से आपने बॉडी बी को ट्रांसफर रब किया तो क्या होगा कि अगर बॉडी ए के इलेक्ट्रॉन निकले, मान लो उसके 10 इलेक्ट्रॉन निकले, तो वो 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच गए, ठीक है ना। तो ये बॉडी उतनी ही नेगेटिव चार्ज हो गई और इसमें इतने इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो ये बॉडी उतनी ही पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो बात इसको समझ गए आप। इसमें क्या समझ गए कि भाई ये रूल इसलिए फॉलो होता है क्योंकि जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होता है और जहां पर जितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए उतना वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और जहां पर जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंच गए उतना वहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर हो पा रही है आपको ये बात? ठीक है ना। चलिए तो 5th क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद 6th क्वेश्चन को देखते हैं क्या ना। तो देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको कहा गया कि भाई हमारे पास एक स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है ना। और इनकी जो स्क्वायर की साइड है वो कितनी है, वही 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। देखो इसको जो है ना डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। और जो है अगर हम स्टेप बाय स्टेप जो है करके सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर लेंगे ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं आपको। आपसे कहा गया है कि भाई हमारे पास एक जो है ना एक स्क्वायर है, ठीक है ना। इसकी जो साइड है कितनी है, बोला 10 सेंटीमीटर, है ना। और चार्जेस किस तरह से रखे हुए हैं, 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, ठीक है, -2 माइक्रोकूलम और ये आपका 5 माइक्रोकूलम। इस तरह से 4 चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा 2 ये इस तरह से रखा हुआ है, सॉरी, ये इस तरह 4 चार्जेस रखे हुए हैं और एक चार्ज इनके सेंटर पे रखा हुआ है जो कि अपना 1 माइक्रोकूलम का। पूछ रहा है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो सिंपल सी बात है ना कि नेट फोर्स कितना लगेगा, तो आप तो इतना देखो सेंटर पर रखा है तो भाई हर चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। कितनी होगी, a√2 a√2/2, है ना। जो डायगोनल है स्क्वायर का कितना होता है, a√2, ठीक है। और आप इसका 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि सेंटर पे यानी कि आधी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो आपको कितना मिल जाएगा, ये a/2
√2। ठीक है, सॉल्व करने के लिए अगर मुझे r की जरूरत पड़ेगी तो मैं ही ले लूंगा, बाकी हम इसको देख के बता सकते हैं। देखो ये चार्ज अपना सेंटर पे, इसको -5 कूलम माइक्रो कूलम का चार्ज अपनी साइड खींचेगा और -5 माइक्रो कूलम का चार्ज अपनी साइड खींचेगा। ठीक है ना, इसी तरह से 2 माइक्रो कूलम का चार्ज इसको यहाँ पे पुश करेगा और ये 2 माइक्रो कूलम का चार्ज इसको यहाँ पे पुश करेगा। ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो उस पर इसके ऊपर लगने वाला जो नेट चार्ज नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0। अगर हमें सॉल्व करना भी होता है तो हम किस तरह से करेंगे, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। देखो है ना, इन दोनों के बीच में देखो कराऊंगा नहीं, पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा। देखो फोर्स आप लिख देना, फोर्स ऑन 1 माइक्रो कूलम ड्यू टू चार्ज एट डी पे अगर जो रखा हुआ चार्ज है फोर्स लगाएगा तो कैसे लगाएगा, कैसे करेंगे, 9 × 10⁹ दैट मीन्स के Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू 5 माइक्रो कूलम, ठीक है ना, इंटू Q1 Q2 10⁻⁶ माइक्रो कूलम, ठीक है ना, 1 माइक्रो कूलम अपॉन क्या है भाई r²। तो r² की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है a/√2, तो इसका स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसके द्वारा अगर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में तो इसके द्वारा फोर्स कितना लग जाएगा, इस डायरेक्शन में, सॉरी इसके द्वारा अगर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में तो ये वाला इसको अपनी ओर खींचेगा, आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है ना, तो हमारा इस तरह से आंसर पूरी तरह से हम नोट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको देख के बता दें तब भी हमारा आंसर ठीक है। ठीक है ना, देखो इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है, इसको सुनना ध्यान से। ठीक है ना, 1.7 में पूछ रहा है कि electrostatic field line is continuous curve that is a field line cannot have sudden break। है ना, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने, अब आप इसको देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, और एक काम करो आप मुझे इसका रीजन बताओ। मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। देखो लेक्चर्स को आपने सबने सीक्वेंस देखा है नहीं देखा, जरूरी बात क्या है कि आप अगर रेगुलर देख रहे हो तो आपसे मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज को, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर जो लोग रेगुलर नहीं है ना, तो वो मैं आपको बता दूं कि सभी क्वेश्चंस में पहले डिस्कस कर चुका हूं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से। ठीक है ना, तो ज़रूरी बात यह है कि अब आप इसका आंसर बताओ मुझे कि 1.7 में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कंटिन्यूस है, सडन ब्रेक इसके अंदर नहीं होते। तो इससे हमारा कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से बनती हैं, मतलब पॉजिटिव से बनती हैं, और कहाँ जाती हैं, मतलब नेगेटिव पर जाकर के टर्मिनेट होती हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट कहाँ से होती है, पॉजिटिव से, और नेगेटिव पे जाकर के क्या होती हैं, मतलब टर्मिनेट होती हैं। दैट मीन्स अगर पॉजिटिव से लाइन निकली तो पॉजिटिव से नेगेटिव तक इस तरह से पहुंचेगी। अगर यहाँ पर उसको नेगेटिव नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, ये जो जैसे मान लो नेगेटिव यहाँ है तो ये बीच में नहीं रुकेगी, ये कंटिन्यूसली जाती चली जाएगी। और अगर इसको नेगेटिव कहीं नहीं मिला तो धीरे धीरे इसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी और ये कहाँ पर जाकर के एकदम खत्म हो जाएगी, ये इन्फिनिटी पर जाकर के एकदम खत्म हो जाएगी। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये फील्ड लाइन यहाँ से निकली और जो है यहाँ पर आकर के खत्म हो जाए। ठीक है ना, तो कंटिन्यूस कर्व का मतलब समझते हो, कंटिन्यूस कर्व का मतलब होता है कि कोई भी लाइन कंटिन्यूसली कहां तक जाती चली जाएगी जब तक उसको नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा। ठीक है ना, और अगर उसको नेगेटिव चार्ज नहीं मिला तो वो जो है ना, ऐसा नहीं हुआ कि उसके अंदर सडन यानी कि अचानक से कोई ब्रेक आ जाए और वो रुक जाए। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। तो कंटिन्यूस लाइन का मतलब आप समझ गए। ठीक है, इसमें दिया नहीं हुआ है, दैट मींस हमसे पूछा नहीं हुआ है, लेकिन एक वर्ड और होता है स्मूथ। स्मूथ का मतलब समझते हो, स्मूथ का मतलब होता है कि फील्ड लाइन अगर ये मान लो पॉजिटिव यहाँ है और नेगेटिव अगर मान लो यहाँ है तो फिर क्या होगा, तो फिर ऐसा होगा कि लाइन जो है इस तरह से निकलेगी। ठीक है, ये क्या आपने स्मूथ है, कैसे स्मूथ, ऐसा नहीं होगा कि लो जो है जैसे मान लाइन इस तरह से घूमी, ऐसा नहीं होगा लाइन इस तरह से आए और यहाँ से ऐसे आ जाए। ठीक है ना, तो ये शार्प कर्व होते हैं, कैसे होते हैं, शार्प। ठीक है, और ये कैसा है, बोले स्मूथ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होते हैं, बोले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूस होते हैं। इसका मतलब है कि जब तक उनको कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा वो ब्रेक नहीं होंगी, दैट मींस खत्म नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए। और शार्प का मतलब स्मूथ का मतलब समझ गए। स्मूथ का मतलब ये है कि उसमें जो है ना, जो ज्वाइंट जिस तरह के देखे जाते हैं ना, कि शार्प एजेस नहीं होंगे उसके अंदर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1.7 में दिया हुआ है कि एक्सप्लेन वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, तो हमें ये एक्सप्लेन करना है। तो देखो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है ना, तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं जो है ना, अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मुझे इस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी। या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि हाँ जी, अगर मैं ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी,
तो क्या बोलूंगा कि आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें। क्या कर दें? टेंजेंट, यानी कि छूती हुई लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है ना, चलिए तो मैंने ये बना दी। ठीक, तो इस पॉइंट पर इसके हिसाब से, इस लाइन 1 के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब मान लो कि अगर कोई लाइन इस तरह से इसको इंटरसेक्ट कर जाए, तो इस पॉइंट पर अगर मैं इसके हिसाब से लाइन डालूंगा तो फिर क्या होगा? बोला इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, और ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर दूसरी वाली सरफेस पे, दूसरी वाली लाइन पे किस डायरेक्शन में? बोले इस डायरेक्शन में, टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगे एक दूसरे को, तो फिर क्या होगा कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि भाई अगर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो फिर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी। क्लियर है इतनी बात ठीक है ना? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है ना? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1.8। ठीक है, अब ये भी सिंपल है, इसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको सिंपल मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.8 में दिया हुआ है 2 पॉइंट चार्ज हैं, 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, आर लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। हमारे पास जो है ना दो चार्जेस हैं, एक 3 माइक्रोकूलम का, ठीक है, और एक -3 माइक्रोकूलम का, -3 माइक्रोकूलम का। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि भाई अगर जो है ना मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी हो तो वो कितनी होगी दोनों चार्जेस के कारण। कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है कि आप तो बस इतनी सी बात देखो कि अच्छा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। कुछ हमें पॉइंट चार्ज कंसीडर करना होता है ना, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर एक बहुत 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 इन्फिनाइटली स्मॉल एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है ना, इन्फिनाइटली स्मॉल मैग्नीट्यूड वाला पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है ना, तो देखो मैंने कहा कि भाई ये +3 माइक्रोकूलम यहाँ पर किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये -3 माइक्रोकूलम किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? यहाँ पे इस डायरेक्शन में बनाएगा, नहीं बनाएगा? दैट मीन्स इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का पता पड़ जाएगा, तो निकाल देंगे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E/2 + 3Q चार्ज। ठीक है ना, 3 माइक्रोकूलम चार्ज। कैसे निकालोगे भाई? यहाँ पे देखो 1/4 पाई, दैट मीन्स K 9 × 10⁹ K Q/r²। तो Q की वैल्यू कितनी है? 3 माइक्रोकूलम। ठीक है ना, अपॉन r² का मतलब क्या है? 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो 20 × 10⁻², 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इसका स्क्वायर करोगे। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा। तो इसके कारण से लेट्स से मान लो कि मैंने कह दिया कि भाई इसके कारण से 100 यूनिट आंसर आ गया। ठीक है, और इसके कारण भी अच्छा सॉरी, यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर जो डिस्टेंस लेंगे हम कितनी लेंगे? डिस्टेंस लेंगे आपकी, ये इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से? 10 सेंटीमीटर। तो 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। क्लियर है ना, आधी डिस्टेंस लेंगे ना, 20 पूरी है तो आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? बोले 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो अब इसको सॉल्व करेंगे। लेट से अगर जो है ना इसका आंसर आ गया आपका 100 यूनिट, तो उसका भी आंसर आएगा 100 यूनिट, और दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? टोटल 200 यूनिट। ठीक है ना, 200 वोल्ट पर मीटर में दिया हो, 200 न्यूटन पर कूलम में दिया हो। ठीक है, तो चलो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। अब आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट पर जो है ना अगर नेगेटिव, अच्छा इसका आंसर देख लें कितना आ रहा है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो है ना इसका आंसर हमारा आ रहा है इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा है 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना, ये देखो E/2 + 3 माइक्रोकूलम, ठीक है, प्लस E/2 - 3 माइक्रोकूलम। इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम।
इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है यहाँ पर, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है कि भाई अगर हमने जो है ना यहाँ पर क्या रख दिया, यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, कितना चार्ज रख दिया, ये चार्ज रख दिया आपने 1.5, Q इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है ना। इतना बड़ा अगर हमने चार्ज रख दिया तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो कैसे निकाल लोगे, बोला F इज इक्वल टू QE, Q की वैल्यू आपको पता है, ठीक है ना, और E की वैल्यू आपको पता है, दोनों का इंटू कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए इसके बाद देखते हैं किसको, इसके बाद देखते हैं 1.9 को। क्वेश्चन नंबर 1.9 बहुत सिंपल है, ठीक है ना। देखो किस तरह से करेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको, ठीक है ना, आराम से आधी आधी करके देख लेना। हाँ जी, इसके बाद अगर आप मुझे कंटिन्यूसली रेगुलरली देख रहे हो तो कमेंट करके एक बात जरूर बताना मुझे कि एक बार में 2 घंटे की वीडियो ठीक है, या फिर जो है टुकड़ों में चाहिए आपको इसको, ठीक है ना। देखो 1.10, अच्छा 1.9 में क्या दिया हुआ है, 1.9 में दिया हुआ है कि आपके पास 2 चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस की जो वैल्यूज हैं वो इस तरह से हैं, QA इज इक्वल टू 1.5, हाँ जी 2.5 10⁻⁻⁷ कूलाम, QB की वैल्यू भी इतनी है, ठीक है। तो 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, QB की वैल्यू कितनी है, बोला माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि भाई इन दोनों की लोकेशन दे दी, क्या दे दी, लोकेशन को सुनो, आपको दे दिया कि भाई A की वैल्यू है 0,0, -15, B की वैल्यू है 0,0, +15, यानी कंडीशन ये है कि जो है ना 3 एक्सिस होती है हमारे पास, एक Y एक्सिस, एक X एक्सिस, ये कौन सी, बोला Y, ये X, और जो बाहर की साइड है, जो अंदर की साइड है वो Z एक्सिस। तो अंदर और बाहर को किस तरह दिखाएंगे, ये देखो बाहर की साइड हो गया, ये वाली कौन से, ये देखो बाहर की साइड दिखा दिया मैंने, अंगूठा मेरा किस साइड है, बाहर की साइड, तो ये बाहर की साइड, और ये अंदर की साइड, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है ना, लेट से ये अंदर की साइड है ना, तो मैंने कहा भाई ये पोजीशन हो गई A, तो ये किस कहाँ पर हो गया, बोला ये 15, कहाँ पर हो गया, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कहाँ पर हो गया, ओरिजिन से, ये हो गया ओरिजिन से +15 सेंटीमीटर। बात समझ गए। हमारे पास 3 एक्सिस होती है ना, हमारे पास 3 एक्सिस होती है, 1 सेकंड वेट करो, हम इस तरह जानते हैं, बोला ये आपका ये X, ये Y और ये Z, चलो उस डायरेक्शन में लिया है तो आप इसको ऐसे ले लो, X Y और ये Z, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या समझते हैं कि आपको क्वेश्चन में दिया, बोला 0,0, -15 का मतलब है कि ओरिजिन से 15 से -15 लास्ट में दिया, दैट मीन्स Z एक्सिस, तो ओरिजिन से -15 अंदर की साइड, दैट मीन 15 अंदर की साइड, तो बोला -15, और 15 बाहर की साइड बोला +15। तो देखना यहाँ से, ये 15 बाहर की साइड और 15 अंदर की साइड, तो R की वैल्यू कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, बोला 30 सेंटीमीटर। 0 सेंटीमीटर तो नहीं बोलोगे ना, 0 सेंटीमीटर तो नहीं बोलोगे ना, माइनस साइन तो ये बता रहा है कि 15 सेंटीमीटर अंदर की ओर है, ठीक है ना। देखो R की वैल्यू आपको पता पड़ गई, अब आप जो है फोर्स निकालना है निकाल दोगे, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है, यहां से निकाल देना, इसका सॉल्यूशन आप कर देना, इतना कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। चलो इसको नोट वोट करना है क्या, कर लो इसको, इसमें वैसे तो कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। देखो कंडीशन क्या है कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट। अच्छा इसमें एक चीज़ और दी गई है हमारे 1.9 में कि व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। टोटल चार्ज पूछ रहा है सिस्टम का कितना होगा, कि देखो हमने कहा भाई टोटल चार्ज का मतलब है कि ये हमारा जो है ना QA और ये QB, एक डायपोल क्या है, एक सिस्टम है, तो सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कितना, तो आप क्या बोलोगे भाई ये प्लस उतना ही माइनस, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0, है ना। इंडिविजुअल चार्ज है, दैट मीन्स नेट चार्ज है, लेकिन सॉरी इंडिविजुअल एक अकेला चार्ज तो है, लेकिन टोटल चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो सिस्टम कितना है, +0। इसके बाद एक चीज और पूछी गई है कि भाई डायपोल मोमेंट निकालो, तो डायपोल मोमेंट का मतलब है Q इंटू 2A। 2A का मतलब इन दोनों डायपोल के बीच की डिस्टेंस, तो P इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमारे पास है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है 2A का मतलब है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो 0.30 आपका मीटर हो जाएगा, तो यहाँ से अपना डायपोल मोमेंट निकल आएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हमें दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है ना।
हाँ जी, डायपोल कूलम मीटर, ठीक है ना, इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसमें हमें कुछ नहीं निकालना, हमें पी साइन थीटा लगा देना, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, P इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर, दैट मीन डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। इसके बाद हमें दिया हुआ है कि जो एंगल है थीटा इज इक्वल कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हमें क्या दिया, बोले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। क्लियर है इतनी बात ना। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है टॉर्क, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, बस हमें ये कैलकुलेट करना है। तो अब ये कैलकुलेट अपना हो जाएगा, क्या करना है भाई, कैलकुलेट करोगे 20 और जो है इंटू करोगे ना PE, और ये आपका 10⁻⁵ और साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2, कैलकुलेट करोगे ये आपका हो गया 10, तो टाउ इज इक्वल टू आपका 10⁻⁴ न्यूटन मीटर, इतना आना चाहिए। क्लियर तेरी बात। चलिए तो देखो एक बार और चेक कर लेते हैं, PE साइन थीटा करेंगे 5 4 जा 20 और आपका 10⁻⁵ और आपका जो है साइन 30 की वैल्यू, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर दी 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कैंसिल करोगे इस तरह से आ जाएगा, और कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ तो ठीक है अपनी, ठीक। तो ये अपना टॉर्क निकाल देंगे इस तरह से। नाउ पूछा जा रहा है कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.11, कंडीशन आपको 1.11 में दे दी गई कि एक पॉलीथीन पीस है जिसको हमने वूल से रब किया, क्या पॉलीथीन पीस है जिसको हमने वूल से रब किया, एंड इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किस पे आया, नेगेटिव चार्ज आया पॉलीथीन पीस के पास। आपको बस के अंदर क्वेश्चन को समझ जाना है, ठीक है ना। और उसके पास कितना चार्ज आ गया 3 × 10⁻⁷ कूलम, 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो ये पॉलीथीन पीस को हमने रब किया किससे, वूल से, तो जो है ना किसके पास चार्ज आ गया, बोले पॉलीथीन पीस के पास कितना चार्ज आ गया, तो -3 × 10⁻⁷ कूलम। क्लियर है। तो पहली चीज तो आपको ये इसमें ये बतानी है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे जब इसके पास पॉलीथीन के पास इतना चार्ज आया है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए, तो वूल के इलेक्ट्रॉन निकल के पॉलीथीन में चले गए, तभी तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, बोला Q = Ne, है ना, -3 × 10⁻⁷, ये इतना जो अपने पास चार्ज है इज इक्वल टू N, ये हमें कैलकुलेट करना है। E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, ये आपको ये करना है, ये यहाँ से 10⁻12 बचा ये, और ये अपना हो जाएगा -3/10⁻12, ये इतना हो गया इज इक्वल टू N। तो N की वैल्यू हो गई आपकी ये 3 × 10⁻, अच्छा एक काम और कर सकते हैं अपन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज बोला माइनस, तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10⁻, ये आपका 12 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि अगर इतना चार्ज आता है तो ये इतना चार्ज ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये हमने क्वांटेशन ऑफ चार्ज से पढ़ा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इतना चार्ज होता है, ठीक है। इसके बाद इसी के अंदर हमसे दूसरी चीज पूछी गई है कि इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, है ना, कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है वूल से लेकर पॉलीथीन में, दैट मींस वूल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है पॉलीथीन में, तो क्या मास भी ट्रांसफर हुआ है, एक हल्का एक भारी हो गया होगा, तो बताओ उसका जवाब दो आप, है ना। हमने आपको सबसे ही पहले चैप्टर में, सबसे पहले लेक्चर में इस चीज को बताया हुआ है कि जब भी कहीं से कहीं तक चार्ज ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन गए, तो इलेक्ट्रॉन खुद का मास है, और जब इलेक्ट्रॉन का खुद का मास है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने में मास का ट्रांसफर होता है। देन हमारा आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा यस, जी हाँ बिल्कुल हुआ है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अब इस क्वेश्चन को अपन को अच्छे से समझना है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। 2 इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 कॉपर के स्फीयर हैं, एक A है और एक दूसरा B है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर। तो एक ये स्फीयर और एक ये वाला स्फीयर, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R = 50 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ इसमें आपको दिया गया है कि इन दोनों के बीच में म्यूचुअल फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन, अगर जो है ना हर किसी के ऊपर चार्ज है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है ना। चलिए
ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात क्या है, बोला F इज इक्वल टू, आपको तो उसमें K Q1 Q2 लगाना है, तो इसको मैं फिर से सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। R की वैल्यू आपको पता है 0.5 मीटर, ठीक है। देखो तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 Q2 की वैल्यू है आपकी, दोनों की वैल्यू 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम, तो इसका होल स्क्वायर कर देना, और यहाँ पे 0.5 का होल स्क्वायर करोगे तो 0.25 मीटर हो जाएगा, कितना हो, 0.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ कंडीशन क्या है, कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो मिल जाएगा न्यूटन में, ठीक है। ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ इसके बाद इसी में जो है ना दूसरा क्वेश्चन दिया है, सेकेंड पार्ट जो दिया है कि भाई यदि what is the force of repulsion if each sphere is charged double the amount and distance between them is half, ठीक है, और उनके बीच के डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, चार्ज को डबल कर दिया जाए, तब क्या होगा। चार्ज को डबल करने का मतलब यह है कि भाई F इज इक्वल टू K की वैल्यू में तो कुछ नहीं होगा, चार्ज को डबल करना है ना, तो 2Q1 इंटू 2Q2 अपॉन डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, तो डिस्टेंस का आधे का मतलब है R/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये 4 तो अलग हो गया K, इसके बाद ये कितना हो जाएगा R²/4, कितना हो जाएगा R²/4, तो K आपका जो है ना Q1 Q2 अपॉन ये R²/4, क्लियर है तेरी बात। नाउ आपसे कहा जा रहा है कि चार्ज को डबल कर दिया जाए और जो है ना इनके बीच के डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, ये जाएगा ऊपर और इसका हो जाएगा इनटू, हो जाएगा नहीं हो जाएगा इनटू, चलिए बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे कि जो फोर्स है आपका वो कितना हो जाए 16 टाइम K Q1 Q2 अपॉन R²। ये क्या था, ये तो यही वाला फोर्स है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई फोर्स की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी 16 टाइम्स, दैट मीन 16 टाइम्स, ठीक है ना। देखो जो भी आपका आंसर आए उसमें बस 16 का इंटू कर देना, तो आपका जो है ना सेकंड वाले पोर्शन का आंसर निकल आएगा। क्लियर है इतनी बात। नाउ ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है, ठीक ना। चलो दूसरी चीज आपको दी हुई है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 1.13, ठीक है ना। अब इस 1.13 को एक बार देख लेना, बहुत आसान है, पर आपका 1.13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1.13 में हमसे कहा गया है कि सपोज द स्फीयर्स A एंड B, हमारे पास क्या है भाई, दो स्फीयर हैं A और B, प्रीवियस कंडीशन वाले, प्रीवियस क्वेश्चन वाले, है ना, इनका सेम साइज है, ठीक है ना, और जो है सब कुछ ठीक है। बोला तीसरा स्फीयर लेकर के आए बट अनचार्ज, ठीक है। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेट्स से हमारे पास दो चार्ज स्फीयर हैं, एक ये है और एक ये है, इसका नाम है A और इसका नाम है B, दोनों के ऊपर चार्ज है Q, दोनों के ऊपर चार्ज है Q, कौन सी वाली कंडीशन, प्रीवियस कंडीशन, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है लेट्स से हमने कहा कि भाई ये है R, ठीक है ना। अगर पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे तो R की वैल्यू आपको 50 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अभी हम कोई वैल्यू रखते हैं, कभी हम सिंपल इसको इस तरह से ही करते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने कहा कि भाई अभी ये इनिशियल कंडीशन कैसी है, इनिशियल कंडीशन में अगर आपको फोर्स निकालना है तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन दैट मीन्स K Q² अपॉन R² करोगे निकल आएगा, ठीक है ना। वैल्यूज पुट करते हैं ना, आगे का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप क्या करते हो, एक अनचार्ज्ड स्फीयर लेकर के आते हो, क्या, एक अनचार्ज्ड स्फीयर, तो अनचार्ज्ड स्फीयर क्या है हमारे पास, लेट्स से ये लेकर के आए ये, और इसको इसके साथ टच कराया, टच कराओगे तो क्या होगा भाई, इसके पास था चार्ज 0, इसके पास था चार्ज Q, ठीक है ना। टच कराओगे तो दोनों के पास बराबर चार्ज हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0 + Q, एवरेज निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब है दोनों के पास कितना चार्ज हो जाएगा, मतलब Q/2, दैट मीन्स इसके पास कितना चार्ज बचा, इसके पास चार्ज बच गया Q/2, इसके पास कितना चार्ज आ गया, बोले इसके पास चार्ज आ गया Q/2, ठीक है ना। इसके पास चार्ज Q/2 हो गया, अब कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा था, हमने इसको उठाया और उठा करके इसके साथ कांटेक्ट करा, दैट मीन्स यहाँ से हटाया, रिमूव किया और यहाँ पे कांटेक्ट करा दिया। क्लियर है तेरी बात, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक। तो इसके पास चार्ज कितना बोला, Q/2, जब हमने इसको इससे टच कराया तो इसके पास चार्ज कितना बोला, Q, तो चार्ज ट्रांसफर होगा और चार्ज ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, दोनों पे बराबर चार्ज आ जाएगा, तो Q + Q/2 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकाला हमने, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ये 3Q/2 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 3Q/4। तो इसके बाद हमने इसको हटाया और हटाने के बाद दोनों के ऊपर जो चार्ज आ गया वो कितना आ गया, 3Q/4, है ना, एवरेज निकाल दिया दोनों का। क्लियर है इतनी बात। देखो
अब कंडीशन क्या है, अब आपको फाइनल फोर्स निकालना है। फाइनल फोर्स कैसे निकालोगे, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू Q/2, Q2 की वैल्यू 3Q/4 अपॉन में क्या है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा ये आपका 3/8 आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देना, कुछ आंसर आएगा, ठीक है ना। उसी वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देना, उसमें 3/8 का इंटू कर देना, तो आपको जो है ना फाइनल कंडीशन में फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। नाउ आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1.4, मेरी बात को समझ पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1.4 बड़ा ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा जो है ना दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको खूब कराएं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराएं इस तरह के, ठीक है ना। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं एक नंबर में, तो आपको इन पे ध्यान देना है, ठीक है। हमारे पास जो है ना कंडीशन दी गई है कुछ इस तरह से कि लेट्स हमारे पास जो है ना 3 ट्रेसेस दिए गए हैं चार्ज पार्टिकल के, ठीक है। लेट्स हमें कंडीशन ये दे दी गई, दूसरी कंडीशन हमें ये दे दी गई, और तीसरी कंडीशन हमें ये दे दी गई, ठीक है। ठीक, ये 3 है, ये 3 चार्ज पार्टिकल हैं, 1 2 और ये 3। हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ पहले तो चार्जेस का नेचर, तो बोले ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, चार्जेस का नेचर तो हम पता कर लेंगे। तो जो भी चार्ज जो है ना मोशन में आ रहा था, मोशन में था, और पॉजिटिव प्लेट की साइड डिफ्लेक्ट हुआ, वो कैसा होगा, बोला नेगेटिव। और जो नेगेटिव प्लेट के साथ डिफ्लेक्ट हुआ वो कैसा होगा, बोला पॉजिटिव। तो चार्ज 1 और 2 नेगेटिव है और 3 पॉजिटिव है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है कि भाई विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो। चार्ज टू मास रेशो का मतलब है कि भाई हमें चार्ज अपॉन मास का रेशो निकालना है कि भाई किस पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशो ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो देखो याद रखना, पहली चीज मैं आपको आंसर पहले बता दूं, तो चार्ज टू मास रेशो उस पार्टिकल का ज्यादा होता है जो ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। क्या, जो जितना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा उसका Q/m उतना ही ज्यादा होगा, याद रखना। अभी अपन इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो देखो मैंने देखा कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्शन से समझते हो, डिफ्लेक्शन का मतलब है रास्ते से भटक जाना, अपने पाथ से डेविएट हो जाना, ठीक है ना। तो देखो सबसे ज्यादा डेविएशन आपको किसकी नजर आ रही है, सबसे ज्यादा डेविएशन हमें नजर आ रही है पार्टिकल थर्ड की। किसकी, पार्टिकल थर्ड की। क्लियर है तेरी बात। नाउ तो देखो पार्टिकल थर्ड की आ रही है ना, हम इसको देख लेंगे, भाई थर्ड वाला पार्टिकल जो है ना इसका Q/m ज्यादा है। अच्छा देखो इसको हम सॉल्व कैसे करें, तो इसको सॉल्व हम ऐसे करेंगे कि कोई भी पार्टिकल है उस पे 2 टाइप के इसमें फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो एक तो लग रहा है इस पे, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, बोले नीचे की साइड, एक इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है, और जब फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के कारण मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट मीन उसको एक्सेलरेशन मिल रही है, ठीक है ना। कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है नीचे की साइड, तो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा है जिस कारण से फोर्स लगा, और फोर्स के कारण से उसकी एक्सेलरेशन हुई, दैट मीन्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है उस पर QE फोर्स लगता है, दैट इज ma। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, QE/m। नाउ हमें करना है, हमें बस इतना चेक करना है कि भाई s, देखो मैंने माना कि ये जो है ना, ये इसके सेंटर से ले लो, इसको सेंटर से, ये डिस्टेंस हो गई आपकी, जो डिफ्लेक्शन हो गई वो हो गई S2, ये डिफ्लेक्शन हो गई आपकी S1, और ये डिफ्लेक्शन हो गई आपकी S3, ठीक है ना। समझिए जिसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी हम उसके हिसाब से अभी कैलकुलेट करते हैं। देखो मैंने कहा कि भाई S का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस में हो रही है, बोला y एक्सिस में, सॉरी डिफ्लेक्शन किस एक्सिस में हो रही है, बोला y एक्सिस में, ठीक है ना। देखो तो SY इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस। तो यहाँ पे बताओ स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी, कि जब ये पार्टिकल यहाँ पे एंटर किया था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, y में, बोला y एक्सिस में कोई थी, ये तो सीधा जा रहा था, तो y एक्सिस में होने के लिए क्या, अगर ये ऐसे जाता तो y एक्सिस में होती, ठीक है ना। तो uy की वैल्यू 0, तो अगर ये 0 तो पूरा टर्म 0, तो हाफ a की वैल्यू कितनी है, मतलब QE/m t स्क्वायर, ठीक है, और SY डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस, ठीक है ना। तो देखो हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि यहां से अगर हम इन सारी चीजों को इस तरह से लिख दें कि SY इज इक्वल टू हाफ इसको इस तरह से लिखो, हाफ आपका जो है E
टी स्क्वायर इंटू क्यू बाय एम। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये मेरा पूरा का पूरा जो टर्म है वो कांस्टेंट है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब एस वाई इज इक्वल टू, अगर ये कांस्टेंट है तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिया हमने, इनटू दैट मीन्स इज इक्वल टू क्यू बाय एम। इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जिसकी ज्यादा हुई, डिफ्लेक्शन जिसकी ज्यादा हुई उसका ही क्यू बाय एम ज्यादा होगा, चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट किसकी ज्यादा बोला, सॉरी डिफ्लेक्शन किसकी ज्यादा है, तो डिफ्लेक्शन है थर्ड वाले चार्ज की। तो क्या बोलोगे कि हम जानते हैं सिंस वी नो दैट डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय एम, है ना। तो जिसका क्यू बाय एम ज्यादा उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा, और डिफ्लेक्शन किसकी ज्यादा, डिफ्लेक्शन है थर्ड वाले चार्ज की ज्यादा। सो वी कैन से दैट क्या बोलोगे बताओ। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो थर्ड वाला जो चार्ज है उसका चार्ज टू मास रेशियो काफी ज्यादा है उन दोनों फर्स्ट और सेकंड वाले चार्ज की कंपैरिजन में, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करना है आपको, नोट कर लो, तब तक आराम से पानी वानी पी लें हम भी, और जो बोर्ड को साफ करते हैं फिर आते हैं, ठीक है। चलो इसको हटाएं, नोट करो फास्ट।